everyone, welcome to SJI online class 6 English medium subject हिंदी लैंग्वेज लेसन 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को समझते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने में एक वाक्य के अर्थ को छिपाए रहते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द अपने वाक्य में ये शब्द अपने एक वाक्य के अर्थ को छिपाए रहते हैं, जैसे वाक्यांश और एक शब्द, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास हो, तो उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में? आस्तिक। दूसरा बच्चों, जिसे अनुभव हो, तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुभवी। तीसरा, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन खाने वाला, इसे कहते हैं शाकाहारी। चौथा, दूसरों का भला करने वाला, उसे क्या कहते हैं? परोपकारी। पांचवा, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो क्या होगा इसका एक शब्द? अजात शत्रु। 6, जो वस्तु बहुत लंबे समय तक रहे, तो उसे क्या कहते हैं? चिरस्थायी, अर्थात बहुत लंबे समय तक स्थिर रहने वाला। जिसके हृदय में भय का भाव ना हो, उसे क्या कहते हैं? निर्भय। 8, जिसके हृदय में दया का भाव ना हो, इसे क्या कहते हैं? निर्दयी। फिर जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जिसका नाश होने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? नश्वर। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता हो, उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। इसे मैं पुनः दोहराऊंगी बच्चों। सबसे पहले इसकी परिभाषा फिर से देखिए। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने में एक वाक्य के अर्थ को छिपाए रहते हैं, जैसे वाक्यांश और वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला क्या है? जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास हो, उसे कहते हैं आस्तिक। जिसे अनुभव हो, उसे कहते हैं अनुभवी। इसके बाद तीसरा, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन खाने वाला, शाकाहारी। चौथा, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो बहुत लंबे समय तक रहे, चिरस्थायी। इसके बाद जिसके हृदय में भय का भाव ना हो, तो क्या होगा? निर्भय। जिसके हृदय में दया का भाव ना हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्दयी। 9, जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। 10, जिसका नाश होने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? नश्वर। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? ईर्ष्यालु। इसके बाद हम और आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों अगला वाक्यांश है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, तो इसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोगों ने रामायण में भी पढ़ा होगा कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या है? बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। क्यों? क्योंकि जब तक पूंछ में आग नहीं लगाई जाएगी, तो वो उसमें अग्नि नहीं होगी, तो वो जलाएंगे कैसे? अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर
जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला वाक्य, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं एक वाक्य में? अद्वितीय। इसके बाद है विदेश से मंगाना, तो इसको क्या कहते हैं? आयात। कोई चीज जब हम विदेश से मंगाते हैं उसे क्या कहते हैं? आयात। इसके बाद दूसरे देश में रहने वाला, जो दूसरे देश में रहता है उसे क्या कहते हैं? विदेशी। इसके बाद बच्चों विदेश को भेजना, जब विदेश से हम कोई चीज मंगवाते हैं तो वो क्या होता है? आयात, और जब कोई चीज विदेश भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? निर्यात। इसके बाद देश की भक्ति करने वाला, उसे कहते हैं देशभक्त। इसके बाद बच्चों जिस लड़की की शादी ना हुई हो तो उसे क्या कहते हैं? कुमारी। जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसे क्या कहते हैं? सुहागिन। जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनपढ़। जिनमें बहुत शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? शक्तिशाली। पुनः देखिए इसको, जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द, तो वाक्यांश क्या है पहला आपका? कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। मतलब पूरे वाक्य का एक शब्द क्या हुआ? अतिशयोक्ति। दूसरा है कि जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? अद्वितीय। इसके बाद विदेश से मंगाना, अगर कोई चीज हम विदेश से मंगाते हैं उसे क्या कहते हैं? आयात। इसके बाद बच्चों दूसरे देश में रहने वाला उसे कहते हैं? विदेशी। विदेश को भेजना, जब कोई चीज विदेश भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? निर्यात। देश की भक्ति करने वाला, देशभक्त। जिस लड़की की शादी ना हुई हो उसे क्या कहते हैं? कुमारी। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं? सुहागिन। जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विधवा। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं? अनपढ़। जिसमें बहुत शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? शक्तिशाली। अब इसके बाद और देखिए बच्चों वाक्य, अब उसके आगे वाक्यांश है बच्चों, इसमें वाक्यांश है, जो व्यक्ति वेतन के लिए बिना काम करता हो, जो व्यक्ति वेतन लिए बिना काम करता हो उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। मतलब जो वेतन ना ले और कार्य कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में? अवैतनिक। इसके बाद है जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं अशक्त। इसके बाद वाक्य है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निरर्थक। इसके बाद है बच्चों जो क्षमा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? क्षम्य। जो क्षमा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? क्षम्य। मांस मछली खाने वाला इसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो व्यक्ति मांस मछली का जो खाना खाता है उसे क्या कहते हैं? ये मांसाहारी है। इसके बाद शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? शरणागत। इसके बाद है सब कुछ जानने वाला, इसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। इसको दोबारा से देखिए बच्चों, जो व्यक्ति वेतन लिए बिना काम करता हो उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक।
जो व्यक्ति बिना वेतन के काम करे वह अवैतनिक कहलाता है। इसके बाद जिसमें शक्ति ना हो तो वो क्या होगा, अशक्त, क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाक्य है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं, निरर्थक। जब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं, अर्थात सारहीन होता है, कोई उसका मीन्स नहीं निकलता, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, निरर्थक। जो क्षमा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, क्षम्य। मांस मछली खाने वाला उसे क्या कहते हैं बच्चों, मांसाहारी। शरण में आया हुआ इसे कहते हैं शरणागत। जो व्यक्ति किसी की शरण में चला जाता है अर्थात शरण में आने वाले को हम क्या कहते हैं, शरणागत। इसके बाद सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। तो बच्चों आज आपने हिंदी भाषा में पाठ 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा को पढ़ा व समझा। इसके बाद मैंने आपको 30 वाक्यांश व उनके लिए एक शब्द को समझाया। तो आप इन सब जो वाक्यांश हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आपका टेस्ट का पेपर बनेगा तो इनसे भी बीच में से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको शब्द दे दिया जिसमें शक्ति ना हो, ठीक है, और उसमें मैंने अशक्त, निरर्थक, क्षम्य, मांसाहारी 4 ऑप्शन दिए। तो उसमें से अगर आपने ये चीज पढ़ी है कि जिसमें शक्ति ना हो तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, अशक्त। तो आप इन चारों में से बहुत अच्छे से चयन कर सकते हैं कि इसका आंसर अशक्त होगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इन जो 30 मैंने आपको वाक्यांश पढ़ाए हैं इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे व इनको स्मरण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. We were doing a chapter called fraction and into that progress we have completed till question number 5. Today we will be starting with question number 6. In question number 6 it is saying write an equivalent fraction. In last class I have already told you what are equivalent fractions, but in this question, that is question number 6, आपको एक specification दिया गया है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो लिखना है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि उसका न्यूमरेटर ये होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में यू आर बीइंग सेड कि 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 32 हो, विद न्यूमरेटर 32। ठीक है, इट इज सेइंग 4/5 का आपको क्या लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। कंडीशन ये है कि उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 32 होना चाहिए। दैट मींस 4 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 32 में, क्योंकि 4 क्या है, न्यूमरेटर, और 4 को ही चेंज करना है 32 में। तो आप क्लियरली जानते हो कि 4 को 32 तक पहुंचाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि 4 8 जा 32 होता है। तो अगर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 32 मिल रहा है, इसका मतलब हमको डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 8। किससे मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट यू विल गेट, 4/5 into 8 and into 8, 32/5 8 जा 40। So answer would be 32/40। क्यों, क्योंकि हमें न्यूमरेटर 32 लाना था। ठीक है, सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। In part number 3 it is saying 3/7 with denominator 63, 3/7 with denominator 63।
ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 63 बनाना है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 7, 7 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि 7 9 10 63 होता है। तो क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन लिखना है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद, ठीक है, फ्रैक्शन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 9, तो आएगा 27/63 एंड दैट विल बी योर आंसर। सिमिलरली आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन यहाँ 6 में मल्टीप्लाई कर रहा है तो और 7 में डिवाइड करना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में 32/48 को चेंज करना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद न्यूमरेटर 2, विद न्यूमरेटर 2, न्यूमरेटर 2। आपको इसको फ्रैक्शन को चेंज करना है उस फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर क्या हो 32 ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो। तो 32 को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और 32 को कम करेंगे तो कैसे कम कर सकते हैं, डिवाइड करके कम कर सकते हैं। और 32 को 2 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, सीधे 32 को 2 से डिवाइड करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि पूरे फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करें। तो क्या करेंगे, 32 को आप डिवाइड करो 2 से तो कितना मिलेगा 16। इसका मतलब हम लोग को पूरे फ्रैक्शन को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड फ्रैक्शन बाय 16, ठीक है। तो 32 डिवाइड बाय 16 अपॉन 48 डिवाइड बाय 16। 32 को 16 डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, अपॉन 48 को डिवाइड करो 16 से तो 3 मिलेगा। तो 2/3 will be your answer. Okay, 2/3 will be your answer. Moving to its third part. थर्ड छोड़ देते, सेकंड थर्ड आपने आप करना, फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। Its fourth part. Its fourth part is saying 121/132, 121/132 with denominator 12, with denominator 12। अब इसको चेंज करना उस फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। इसका मतलब अब डिनोमिनेटर को आप 12 से डिवाइड करके देख लोगे तो पता चल जाएगा कि पूरे फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करें। तो 132 डिवाइड बाय 12, डिवाइड करके आप देखोगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। जिसके बारे में बात की जा रही हो उसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो 132 को 12 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। इसका मतलब पूरे फ्रैक्शन को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे डिवाइड द फ्रैक्शन बाय 11, ठीक है। तो 121 डिवाइड बाय 11 अपॉन 132 है। 11 से डिवाइड करेंगे 121 को तो 11 ही मिलेगा, अपॉन 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। तो आंसर वुड बी 11/12। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8 it is saying write an equivalent fraction of first 45/54 with numerator 20। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है 45/54 with numerator 20, okay? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देख पा रहे हो कि आप कभी कितनी भी कोशिश कर लो किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे आपको 20 न्यूमरेटर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर है वो 20 का मल्टीपल है ही नहीं, 20 का मल्टीपल ही नहीं है ये। अगर आप उसको 5 से डिवाइड कर दो तो 9 मिल जाएगा, अगर आप इससे 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा
22.5 मिल जाएगा, 20 नहीं मिल पा रहा है हमको। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस आपको ये करना होगा कि ऐसे फ्रैक्शंस जो गिवन नंबर के मल्टीपल ना हो तो उसको पहले आप लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करोगे। तो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का HCF लेंगे और इन दोनों के HCF से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं बताऊं HCF ऑफ 45 एंड 54 कितना होगा, 9, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो HCF 45 और 54 का। 45 1 जा 45, यहाँ बचा कितना 9। अब 9 से डिवाइड करना है किसको, 45 को, तो 9 5 जा 45। तो HCF कितना आ गया 45 और 54 का 9। इसका मतलब है कि लोवेस्ट टर्म में चेंज करने के लिए इस पूरे फ्रैक्शन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यू विल गेट 45 डिवाइड बाय 9 अपॉन 54 डिवाइड बाय 9। 9 5 से 45 5 आ जाएगा, 9 से 54 तो 6 आ जाएगा। तो ये चेंज होकर फ्रैक्शन बन गया 5/6 जो इसका लोवेस्ट फॉर्म है। अब आपको 5/6 को चेंज करना है ऐसे फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर 20 हो, और न्यूमरेटर 20 हो मतलब 5 को 20 में चेंज करना है। इसका मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, नाउ मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 4। I hope you are getting 5/6 आया, 5/6 ये चेंज हो गया 5/6 हो गया। अब इसी को चेंज करना है उस फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर 20 हो, इसका न्यूमरेटर 5 है, 5 को बनाना है 20 तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस अल्टीमेटली यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन विद 4। तो आंसर वुड बी 5/6 multiply by 4 in numerator and in denominator as well, you will get 20/24 and this will be your answer. Okay, similarly you can also approach part number 2 of this question. Now moving ahead to question number 9 and question number 10. In question number 9 you are given with certain fractions और बीच में आपको क्या बोला गया, मिसिंग नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। उन मिसिंग नंबर्स को आपको फिल करना है। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 4/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स बना है और यहाँ पे लिखा है 63, ठीक है। तो आपको इस बॉक्स में क्या है वो बताना है। नेक्स्ट सेकंड में 3/4 लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू लिखा है 18 अपॉन बॉक्स, तो बॉक्स में क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 में 42/70 इज इक्वल टू 3 अपॉन बॉक्स। ऐसे फोर्थ पार्ट इट इज रिटन 52/78 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 6। चलिए बात तो वही है, ठीक है। सिमिलरली सेम थिंग इज सिमिलरली दिस थर्ड पार्ट, क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। आपको बोला गया कि 4/9 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसको चेंज करना है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 63 हो। यही तो अभी तक कर रहे थे हम लोग। इसको चेंज करना है ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 63 हो। तो आप 9 को 63 बना रहे हैं, इसका मतलब 9 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मींस न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 4 जा 28 है, यहाँ पे आंसर 28 होगा, ठीक है। कमिंग टू दिस पार्ट, 3/4 को आप चेंज करो ऐसे फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर 18 है और डिनोमिनेटर पता करना है। तो 3 को 80 बना रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 जा 24 विल बी द आंसर हियर। ओके, नाउ मूविंग टू दिस पार्ट। अब ये रिड्यूस हो रहा है, 42 चेंज हो रहा है 3 में, इसका मतलब हम लोग 42 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अब पता करना है किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करके देखेंगे, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो कितना आएगा, 14 है ना, 14 आएगा ना, 14 आएगा। तो इसका मतलब 42 को 14 से आप डिवाइड कर दो तो 3 आएगा।
इसका मतलब 70 को भी आप 14 से डिवाइड करो, तो 70 को 14 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ओके, कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। यहाँ डिनोमिनेटर 78 से हो रहा है 6, इसका मतलब है कि रिड्यूस हो रहा है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा 78 को किस नंबर से डिवाइड किया गया कि 6 आ गया, तो उसके लिए पता करने क्या करना पड़ेगा, 78 को 6 से डिवाइड करना। 6 1 जा 6, 2 sorry 1, 8 6 3 जा 18। इसका मतलब है 78 को आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब 52 को भैया आप किससे डिवाइड करोगे, 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, so this is how you have to approach this question number 9. Now only 2 questions are left, let's discuss them as well. Question number 10 and question number 11 and question number 11. In question number 10 it is being said what fraction of an hour is 25 minutes. बोला जा रहा है कि 1 घंटे का 25 मिनट्स कितना फ्रैक्शन होता है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप r को मिनट्स में चेंज करोगे, तो क्या लिखोगे 1 hour is equal to 60 minutes. इन क्वेश्चन यू आर बीइंग सेड कि 25 मिनट्स 1 आवर का कितना फ्रैक्शन है, तो 25 को आप ऊपर लिखोगे और टोटल मतलब 60 मिनट्स को नीचे लिखोगे। उसके बाद इन दोनों को लोवेस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस करोगे। यू कैन क्लियरली सी 5 से डिवाइड होगा, 5 5 is 25 and 5 12 is 60, तो आंसर वुड बी इक्वल टू 5 by 12। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, दोनों को सेम ही किसमें चेंज करोगे, सेम फॉर्मेट में। एक मिनट में दूसरा आर में नहीं हो सकता, दोनों को मिनट में चेंज करके टोटल नीचे और जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर, then reduce it to its lowest fraction. In question number 11 it is saying what fraction of a day is 9 hours. अब 9 hours एक डे का कितना फ्रैक्शन होता है, तो फिर डे को आवर्स में चेंज करो, तो 1 day is equal to 24 hours. तो according to the question कितना निकला, 9 hours upon 24, 9 hour 24 hours का कितना फ्रैक्शन होगा, reduce it to its lowest fraction, 3 3 is 9 and 3 8 is 24, so answer would be 3 upon 8. Okay, so this is the completion of your exercise 4A. In our next class we'll be starting with our next exercise, that is 4B. Thank you. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss or we will start the unit 2 diversity in cell and cell division. This is the unit 2 of chapter 3. Okay, the chapter 3 the cell, the unit 2 diversity in cell and cell division. Students, we have already considered the basic features of the cell. The general features of the cell we have already discussed in our previous videos. The general feature of the cell is the same in all cells, but this doesn't mean that all the cells are identical, all the cells are same, because the general features means that all over the structure, all the contents, all the cell organelles inside the cell is present, but there is a differentiate among the various cells. There is a differentiation, there is a variation in all the cells. So we cannot say that all the cells are identical or all the cells are same. Okay students, the cell organelles like nucleus, ribosome, mitochondria, chloroplast, which are present inside the cell, the structure of these cell organelles are same, but there is variation in shape, size and the content which is present inside the cell. So there is a variation in every cell between of the shape of the cell is different, the size of the cell is different, and the content which is present inside the cell is also different. If we talk about the features, so in unicellular organisms which are made up of only one cell, so all the functions are performed by single cell, means all the tasks are performed by a single cell. But on the other hand, the multicellular organism, all the functions are not carried out by all the cells. Multicellular organisms are made up of many cells. So all the functions are carried out by different cells.
different cells has a different or specific functions. Means so a group of there is a division of functions, like all the functions and tasks are divided among the group of cells, and this feature of the multicellular organism is called division of labor. This is called division of labor. Means there is a group of cells which perform a specific function. This is called division of labor. Okay, students. So the group of cells which show variation in their content, shape, size. So we will discuss about these variation. First of all, cell number. First variation is the cell number. According to the cell number, the cells are of two types. First is unicellular organism or unicellular cell. Unicellular organism. And second is multicellular organism. So students, unicellular means the organisms which are made up of only one cell. They are single cell organism. So all the functions are performed by this single cell, and this is unicellular. The cell number is only one number of cells present in these organisms, like various algae, amoeba, and bacteria, mycoplasma. These are unicellular organisms. But multicellular organisms, there are many cells. The organisms are made up of many cells. So the cell number in the multicellular organism, there the cell number is also different. Means some multicellular organisms are made up of only few cells. Few cells, like some algae. But some multicellular organisms are made up of millions of cells, like plants and animals. The body of plants and animals are made up of millions of cells, but some algae are made up of only few cells, some are made up of 1000 cells. So there is variation in cell number among the multicellular organisms. Okay, students? And the next variation in cell size. Cell size, there is differentiation, there is variation in cell size. Means some plants and some animal cells are visible to naked eyes, but some are visible with the microscope, with the help of microscope. So some are very smallest in size, so they cannot be visible with the naked eyes, so they can be seen with the help of microscope. But some are as large as they can be visible with the naked eyes, so there is variation in the cell size also. Means, or if we talk about the ostrich egg, this is the largest animal cell. This is the largest animal cell, which is ostrich egg. The size of the ostrich egg is about 170 into 135 mm. Mm means millimeter. Millimeter. The size of the ostrich egg is 170 into 135 millimeter. And the size of the bacteria, a bacteria named PPLO, which is the smallest cell. The smallest cell is the bacterium PPLO, the name of the bacterium, which is about 0.1 to 0.5 microns. Microns is the smallest unit, which is denoted by mu. This sign is called mu, and micron is denoted by this sign mu. Okay. So the students, 1 micron, 1 mu is equal to 1000 1000th millimeter.
meter. So now you can know that how small is this cell. 1 micron is equal to 1000 millimeter. This is the measurement unit of the bacterium PPLO. So this is the smallest cell and this is the largest cell. The ostrich egg is the largest cell and the bacterium PPLO is the smallest cell. So there is a variation in the size of the cell. If you talk about the plants, so in plants, some algae like Acetobulleria, which is also very large in size, like 10 centimeter. It is about 10 centimeter long in size, this Acetobulleria. And in human body, there are also variation in the size of the cell, like our blood cells are very smallest in size, and the nerve cell, the structure of the nerve cell is like a tree, like this type of structure. So this is the largest cell, and one nerve cell may be, the length of the one nerve cell may be 1 meter long. So this is the longest cell. Students, one more thing, see that this is the largest cell. Ostrich egg is the largest cell. Bacterium is the smallest cell, but the longest cell is the nerve cell. Longest means like this. So longest cell is a nerve cell. One nerve cell is about 1 meter long, and inside our body there are smallest cell also present, like blood cells are very smallest. So there is a differentiation, or there is a variation in the size of the cell, like the cell like our kidney. The kidney and the liver, intestine. So the cells of these organs, kidney, liver, intestine, are between 20 to 30 micron. The size of these organs are 20 to 30 micron. So you can see the variation in the size. So students, that's enough for today. We will discuss the next differentiation, next variation in our next class. Thank you students. Have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture, I have explained you geography third chapter water bodies for class 6, and in my previous lecture I am giving you the revision of this chapter. Today I will continue the revision of this chapter. So today I gave revision of exercise of the chapter. So for vocabulary, first continent. Continent means the large masses of land. What is continent? The large masses of land. Sea, expanse of salt water surrounding the continents. मतलब कि salt water का expanse surrounding the continents, continents के चारों ओर. Lake, a hollow in the earth surface filled permanently with water. मतलब कि अर्थ सरफेस में एक हॉलो, एक छेद हो जाना, जो कि किससे भरा रहता है? परमानेंटली विद वाटर. अ हॉलो इन द अर्थ सरफेस filled permanently with water. Now next is river. A stream of water following from higher ground level to lower ground level. मतलब कि stream of water, water की एक धारा following from, जो कि higher ground level से lower ground level तक क्या करती है? Flow करती है. Isthmus, narrow strip of land with water on each side connecting two masses of the land. मतलब narrow strip of land, land की एक बहुत ही संकरी पट्टी with water on each side, जिसकी दोनों तरफ क्या होता है बच्चों? पानी होता है. connecting two masses of land, जो कि land के two masses से connect होती है. A narrow strip of land with water on each side connecting two masses of the land. Continent means the large masses of land. Sea, expanse of salt water surrounding the continents. Lake, a hollow in the earth's surface filled permanently with water. River, a stream of water flowing from higher ground level to lower ground level. Isthmus, narrow strip of land with water
differentiate between marginal sea and inland sea. Marginal sea and inland sea. तो बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन marginal sea and inland sea. तो marginal sea जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि marginal sea क्या होते हैं. Marginal sea. Marginal sea is a division of a marginal sea is a division of an ocean partially enclosed by a marginal sea is a division of an ocean partially enclosed by islands archipelagos and peninsula. So, what is marginal sea? A marginal sea is a division of an ocean partially enclosed by islands, archipelagos and peninsula. तो marginal sea क्या होते हैं बच्चों? डिवीजन होते हैं ओशन का जो कि किससे enclosed होते हैं? Islands से. archipelagos कहते हैं a group of islands and peninsula से. So that is called marginal sea. And now next is inland sea. So what is inland sea? Inland sea, large lakes in the continental areas are termed inland sea. मतलब inland sea का मतलब होता है बच्चों large lake, large lakes in the continental areas. मतलब कि large lakes continental areas में क्या term करती है? Inland sea. So that is the difference between marginal sea and inland sea. Marginal sea enclosed by islands, archipelagos and peninsula, and inland sea, large lakes in the continental areas are termed as a inland sea. So next difference between ocean and sea. बच्चों बात करते हैं ocean. The vast body of salt water that covers almost 3/4 of the earth's surface. मतलब कि salt water नमक के पानी की vast body बहुत ही विशाल body that covers almost 3/4 of the earth's surface. जो earth surface के 3/4 part को क्या करती है? cover करती है. That is called ocean. Now next sea. A sea is a large body of salt water that is surrounded in whole or part by land. तो sea क्या होता है बच्चों? Large body of salt water. Salt water की large body होती है that is surrounded in whole, जो कि पूरे part में या और part by land या land के एक part में क्या होती है? फैली होती है. So that is the difference between ocean and sea. There are two types of sea: marginal sea and inland sea. Now next differentiate between Arctic Ocean and Southern Ocean. As you all know, there are 5 major oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. So अब हम बात करने जा रहे हैं Arctic Ocean और Southern Ocean के बीच में difference के बारे में. Arctic Ocean, it is situated round the North Pole. ये कहाँ पे situated है बच्चों? North Pole पर, and remains frozen and remains perpetually frozen. तो ये क्या होता है? जमा होता है पूरे वर्ष. तो it is situated round the North Pole and remains frozen. Its salinity is very low. इसकी जो salinity होती है, इसका जो क्षारीय बना होता है, इसमें नमक बहुत कम होता है. It is important due to introduction of polar air routes. तो ये क्यों important है? क्योंकि इसने introduction दिया है polar air routes का between Europe and North America. यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो पोलर रूट्स है उसका इंट्रोडक्शन किसने दिया है? आर्कटिक ओशन ने इंट्रोडक्शन दिया है. तो इट इज सिचुएटेड राउंड इन द नॉर्थ पोल एंड रिमेन्स फ्रोजन. इट्स salinity is
Ocean and Southern Ocean. Now next, I discuss question answers. Now first question is, state two characteristics of Atlantic Ocean. State two characteristics of Atlantic Ocean. अब हम बात करते हैं कि स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन की दो विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बच्चों, अटलांटिक ओशन ऑक्यूपाई, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अटलांटिक ओशन ऑक्यूपाइज, क्या ऑक्यूपाई करता है? एन elongated S-shaped basin। तो इसमें कैसे बेसिन देखने को मिलते हैं बच्चों? अटलांटिक ओशन में S-shaped के बेसिन देखने को मिलते हैं, एक्सटेंडिंग लॉन्गिट्यूडनली। तो क्या होता है बच्चों? अटलांटिक ओशन ऑक्यूपाइज एन elongated S-shaped basin। S-shaped के बेसिन ये ऑक्यूपाइज करते हैं। और दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? It is the saltiest measured ocean. It is the saltiest measured ocean. तो ये हमारा क्या है? बहुत ही saltiest measured ocean है। These are the two characteristics of the Atlantic Ocean. Now next question is, what are the importance of ocean? What is the importance of ocean? As I already explained you importance of ocean, so I repeat it again. They are as follows. First, source of water. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ocean हमारे क्या होते हैं बच्चों? Source of. It is the source of water. Now next is climate, food resources. We can easily get food from the ocean, like fish food. Now next is minerals and chemical resources. Mineral and chemical resources. So we can easily get found a lots of mineral and chemicals from the ocean. Ocean and energy. Ocean and energy. So next is trade and transport. Trade and transport. These are the importance of the ocean. Source of water, climate, food resources, mineral and chemical resources, ocean and energy, and trade and transport. Now next question is, what are marginal sea? Name two marginal sea. What are marginal sea? Name two marginal sea. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि marginal sea क्या होते हैं? Marginal sea is a division of a ocean enclosed by, partially enclosed by islands, archipelagos or peninsulas adjacent or widely open to the open ocean at the surface. तो marginal sea के बारे में बता चुकी हूँ. There are two types of marginal sea: Caribbean Sea, और दूसरा हमारा marginal sea का एग्जांपल क्या है बच्चों? Arabian Sea. So these are two examples of marginal sea: Caribbean Sea and Arabian Sea. Now next question is,
नंबर ऑफ वाटरफॉल। तो अपने साथ क्या करती है, बहुत ही वाटरफॉल्स को लेके चलती हैं और इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। तो ये सदर्न ओशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे साल क्या होता है, जमा रहता है, विच आर नॉट नेविगेबल, जिसकी वजह से ये नेविगेबल नहीं होता, बट प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। Hence it is not navigable, but it is to provide hydroelectricity. Now next question is Atlantic. Atlantic Ocean is a great commercial highway. Atlantic Ocean is a great commercial highway. Atlantic Ocean जो हमारा great commercial highway है, क्यों है, इसके बारे में बता रहे हैं। The Atlantic Ocean is the second largest ocean basin only behind the Pacific Ocean. तो Atlantic Ocean हमारा क्या है, second largest ocean है behind the Pacific Ocean. It's bonded by North and South Americas in the west and Africa and Europe in the east. तो इसके west में क्या है बच्चों, it's bonded by North and South America. North और South America इसके west में है और अफ्रीका एंड यूरोप इसके ईस्ट में। Most of the world's great ports lie on its coast. Mostly वर्ल्ड के जो great बंदरगाह हैं वो इसके तट पर ही मिलते हैं। So it is a great commercial highway in the world. So the revision is completed. So that's all for today. Good morning student, this is class 6E, subject is computer. Student, today we discuss chapter number 3, creating and managing tables in MS Word 2030. Student, in previous class we discussed splitting and merging property of a table, and we discussed how to create border and shading in MS Word in table. Okay, today we discuss alignment in a table. This is the last topic of on your chapter. Okay, now alignment in a table. What is a alignment? Alignment का मतलब क्या होता है? Alignment का मतलब ये होता है कि आपके MS Word में ये एक फैसिलिटी होती है, MS Word में है, Excel में है, जहाँ पर भी हम लोग डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, ओके, वहाँ पर आपकी एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज जैसे आप अपनी कॉपी में या हमने इस बोर्ड में जो लिखा है, तो आपने ये देखा है कि जैसे मैंने SGOI हमने ये सेंटर में लिखा है, ठीक है। आप क्लास 6E और ये सब्जेक्ट ये मैंने राइट में लिखा, या आपका जो चैप्टर नंबर था वो मैंने यहाँ कॉर्नर से लेफ्ट से स्टार्ट किया। तो अगर आप ये देखें कि जो मैंने लिखने का जो मेरा मेथड है ये 3 तरह से, यहाँ पे या जैसे हम लोग सेंटर में कोई हेडिंग डालते हैं, तो ये क्या हुआ कि ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन जो है वो हम सेट कर सकते हैं। क्लियर? टेक्स्ट यानी कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं हम लोग उसकी पोजीशन को मतलब वो सेंटर में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। तो ये जो आपका जो पोजीशन ऑफ द डेटा है, दीज आर कॉल्ड अलाइनमेंट। क्लियर स्टूडेंट? व्हाट इज द अलाइनमेंट? अलाइनमेंट यहाँ पे आप अलाइनमेंट जो है ये मैंने बोला MS वर्ड में, तो हम लोग किसी पेज पे भी कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट हम लोग जब हम लोग कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो अलाइनमेंट जो है वो हम लोग एक ऐसी प्रॉपर्टी हम लोग टेबल में भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपने ये एक टेबल बनाई, क्लियर, लाइक दिस, आपने ये टेबल बनाई है जिसमें कि आपके 3 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं, ओके। आपने यहाँ पे नेम लिख लिया है, यहाँ पे आपने फादर नेम है एंड दिस इज योर DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब सपोज अगर आपको यहाँ पे नेम हमको सेंटर में लिखना, यानी कि हमारा लेफ्ट और राइट का कॉर्नर होगा यहाँ सेंटर में है, फादर नेम भी सेंटर में है, बट डेट ऑफ बर्थ हमारी कॉर्नर से स्टार्ट हो, तो अगर देखा जाए तो ये अलाइनमेंट चेंज हुआ ना। तो ये जो मतलब जो हमको एरिया प्रिस्क्राइब है या जो एरिया हमको मिला है लिखने के लिए, हम उसमें किस पोजीशन पे टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं वो अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि अलाइनमेंट इन अ टेबल मीन्स क्या हुआ? अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन अ टेबल refers to the positioning of data. पोजीशनिंग ऑफ डेटा, ये बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। डेफिनेशन में अलाइनमेंट का
पर्पस यही होता है पोजीशनिंग ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा की पोजीशन आप क्या है वहां पे वो। यहाँ पे जो आपका टाइप ऑफ अलाइनमेंट है, दिस इज द टाइप ऑफ अलाइनमेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। फर्स्ट इज द लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड इज द राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ कॉर्नर से लिखना स्टार्ट कर दे, यानी कि जो आपका नेम है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है XYZ, दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, राइट का मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे मतलब ये इधर का पूरा पोर्शन छोड़ दे, दिस इज द राइट अलाइनमेंट। सेंटर का मतलब आपको पता ही है कि वो पेज के बिल्कुल बीच में, सपोज XYZ यहाँ पे लिखा है ना, लेफ्ट में ना राइट में, पेज के बीच में, या जो भी आपका सेल है टेबल में उसमें बीच में लिखा है, ये हो गया। लेफ्ट इंडेंट का मतलब क्या होता है कि इंडेंट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग मार्जिन देते हैं वो मार्जिन आपका आएगा वो लेफ्ट में ही, बट क्या है कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आता है, ठीक है, तो वो इंडेंट होता है। ये इंडेंट हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स आपके कितने हो गए? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट यूज्ड इन अ टेबल। फर्स्ट इज द लेफ्ट alignment, second is the right, third is center, and the fourth is left alignment. Now the alignment method is, first of all you select the table. First of all you select the table and click on layout tab. Click on layout tab, then display table group, and in table group click on table property. सेकेंड मेथड इसका एक ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लेआउट ग्रुप में टैब में करेंगे, फिर उसके बाद आप टेबल ग्रुप में, और उसके बाद आप टेबल प्रॉपर्टी में। पर इसके अलावा भी आपका जो एक और मेथड है कि आपने एक टेबल सेलेक्ट करी, राइट क्लिक ऑन योर माउस ऑन योर टेबल, ठीक है, आप मतलब टेबल पे माउस रख करके आपने राइट क्लिक किया माउस का, और आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा राइट क्लिक में, तो आप उसमें जो है वो क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे मेन आपका क्या है कि आपको टेबल प्रॉपर्टी जो है वो मेनली आना चाहिए, ठीक है। आपका जैसे ही आपका टेबल प्रॉपर्टी आया तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, यानी कि ये आपके स्क्रीन पर एक टेबल प्रॉपर्टी की विंडो ओपन हो रही है। हमने आपको ये बताया है कि हमको टेबल जो है, हमको टेबल का अलाइनमेंट सेट करना है। तो यहाँ पे जब टेबल प्रॉपर्टी में आपको ये इस तरह से जो भी आपकी विंडो ओपन होती है उसका नाम लिखा रहता है, तो उससे फिलहाल हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग का टेबल प्रॉपर्टी ओपन हुई, यहाँ पे उसके नीचे आप देखेंगे टैब्स बने होंगे, टेबल, सेल, रो एक्सेट्रा। आपको टेबल से मतलब है, आपको रो और सेल से मतलब नहीं है। आप टेबल, आपका जो टैब है, क्लिक ऑन टेबल टैब, आप टेबल टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है, click on table tab, remember click on table tab, this is the first step, okay। सेकंड में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अब आप जब आप इसमें इस जो भी आपका ये विंडो ओपन हो रहा है, इस विंडो में आपका साइज एक होगा ऑप्शन, इस साइज ओपन को आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट जब आपका आता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑप्शन में ही आप देखेंगे यहाँ पे इसका एक पार्ट साइज है, एक अलाइनमेंट है। साइज से हमको कोई मतलब नहीं है। साइज आपका क्या होता है कि टेबल का जो साइज है, रो और कॉलम, हम वो इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों को नहीं मतलब है। हम लोग टेबल अलाइनमेंट ऑप्शन में आएंगे, और अलाइनमेंट में मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। आप इसमें से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप ये चाह रहे टेक्स्ट हमारा हम जो भी करें वो लेफ्ट में आए तो लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे। इफ यू सेलेक्ट center, then table content display on center. When you select the right option, then table content display in right side. Indent means क्या है कि अब आप indent भी सेट कर सकते हो कि अगर आप ये चाह रहे हो कि मतलब लेफ्ट का इतना, जैसे हम लोग अपनी कॉपी में देखते हैं ना, लेफ्ट साइड में एक मार्जिन दिया रहता है, ऑटोमेटिकली वो मार्जिन सेट होता है पूरे में। तो यहाँ पर भी हमारा ये इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया है। इस बटन से आपके यहाँ पे इंचेस में आ जाएगा कि कितने इंच का हमको स्पेस उसमें छोड़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे नंबर से देख के वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये सारी चीजें कर ली, आपने क्लिक ऑन ओके बटन, आपने क्या किया, ओके बटन को क्लिक किया।
जैसे ही आपने ओके किया तो अब आप उसके बाद क्या करेंगे, मतलब वो अलाइनमेंट सेट हो गया। ओके, क्लिक ऑन, लास्ट में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ओके, यानी कि अब आपका अलाइनमेंट सेट हो गया। अब आप जब जैसे ही टेक्स्ट में कुछ भी चीजें टाइप करते हैं तो आप देखेंगे जो हमने अलाइनमेंट सेट करा उसके अकॉर्डिंगली, या फिर क्या करेंगे, हम पूरी टेबल में जैसे हमारा टाइप हो रहा है हम कर लें, उसको पूरा सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद अलाइनमेंट करें, तो वो अलाइनमेंट जैसा हमने अलाइनमेंट यहाँ सेट करेंगे तो टेक्स्ट अपने आप ही उसी पोजीशन पर स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया और इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करें। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल fill in the blanks. Okay, first fill in the blanks is a cell can contain text or graphics. क्लियर स्टूडेंट, एक सेल में आप लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, उसमें नंबर्स भी डाल सकते हैं और कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो पिक्चर्स होती है उनको हम लोग कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड ग्राफिक्स। क्लियर, डैश आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन एन इजी टू रीड फॉर्मेट। आपका ये है टेबल। टेबल में हम लोग को यानी कि कोई अगर लिस्ट के फॉर्म में अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो हम लोग इजीली रीड कर सकते हैं और उसका एक इजीली रीडेबल फॉर्मेट होता है, इसलिए वो टेबल है। Dash is used to insert a row above the selected cell. Answer is insert above. Insert above. Clear student? Now you can increase or decrease the row height in a table by clicking on, आपको अपने रो की हाइट को इंक्रीज यानी रो की हाइट को बढ़ाना और घटाना कैसे कर सकते हैं, क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग टेबल प्रॉपर्टीज पे कैसे जाएंगे कि जो भी आपकी टेबल है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, या हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन लेआउट टैब, फिर आपका टेबल चार्ट और उसके बाद फिर आप टेबल प्रॉपर्टी पे। तो टेबल प्रॉपर्टी विंडो में अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली देखा है वो टेबल है, लेकिन उसमें रो टैब भी आता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, रो टैब पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि रो हाइट जो है वो रो की जो हाइट है वो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। डैश सेल इज द अपोजिट ऑफ मर्जिंग सेल, यानी कि स्प्लिटिंग सेल। स्प्लिटिंग सेल इज द अपोजिट ऑफ मर्जिंग सेल। ये आपका इस तरह से बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपके क्लियर हो गए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका टैब की हेल्प्स द कर्सर टू मूव डाउन, DOWN डाउन, ये फॉल्स है। टैब जो होता है वो फॉरवर्ड यानी कि आपको आगे की तरफ जाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट सेल में, तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद हम आपका आता है प्रिफर्ड विथ बॉक्स इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द कॉलम। नो, प्रिफर्ड विथ बॉक्स इज यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम। ओके, सो दिस इज फॉल्स। You can increase or decrease the row height in a table by using the row height property. This is true. Next, you can join two or more cells in a single cell. This is also true, and this property is called joining means merging. Okay, this property is called the merging. And fifth is 4 alignment choice are there for a table. There are 4 alignments. Clear? To enhance the appearance of table, you apply border and shading style. This is also true. So students, I think this is sufficient for today and this chapter is completed. Okay, thank you. Have a nice day.